स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर उदयपुर से आ रही है, हंगामे की खबर है। एक आदिवासी युवक से मारपीट पर लोग आक्रोशित हैं। मछली ठेकेदारों के टेंट में आक्रोशित लोगों ने आग लगा दी और इस दौरान पुलिस पर भी पथराव किया। हालात काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके बाद आदिवासी समाज के लोग पहाड़ों पर भागे। उदय सागर पनवाड़ी रोड को फिलहाल बंद किया गया है। एक मारपीट का वीडियो दरअसल वायरल हुआ था। आदिवासी युवक से मारपीट की गई थी, उसका वीडियो बनाया गया था जो कि आज वायरल है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद समाज के आक्रोशित लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए और मछली ठेकेदारों के टेंट में आग लगा दी। पुलिस पर भी इस दौरान पथराव किया गया। देखिए वो वीडियो जो कि वायरल है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसकी वजह से समाज आक्रोशित है। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी वहां पर छोड़े, जिसके बाद आदिवासी समाज के लोग पहाड़ों की ओर भाग निकले। उदय सागर पनवाड़ी रोड को फिलहाल बंद किया गया है। उदयपुर में उदय सागर झील के किनारे जो है वो उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है। और आप देखिए, मैं इस समय उदय सागर झील के किनारे मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखिए कि एक वीडियो वायरल होने के बाद में आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया था। और उसके बाद आप देखिए कि बड़ी तादाद में जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो यहाँ जमा हो गए थे। आदिवासियों के जमा होने के बाद में उन्होंने पुलिस पर पथराव किया है। पथराव के साथ ही एक मछली का जो नाका बना हुआ था, मछली ठेकेदार का नाका, उसे आग के हवाले कर दिया। और देखिए, सूचना मिलते ही सभी पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और देखिए आईजी हिंगलाज दान भी मौके पर पहुंचे। इसके अलावा मौके पर इस समय उदयपुर एसपी और उदयपुर कलेक्टर भी डटे हुए हैं। कुछ देर पहले ही यहाँ पर आदिवासी समाज के जो लोग थे वो यहाँ पर इकट्ठा थे और उसके बाद में जब पथराव किया गया तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए जो लोग थे उन्हें खदेड़ा है। आप देखिए, ये वो जगह है जिसे आग के हवाले किया गया। जो आक्रोशित भीड़ थी उन्होंने ये इस जगह को आग के हवाले किया है और इस समय आग बुझाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। आग को पूरी तरह से कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। और जो पुलिस के जो और प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो पूरी स्थिति को मौके पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये मछली ठेकेदार का नाका है जहाँ पर बोट्स रखी हुई थी, कई सारी जो नावें हैं आप देखिए उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर जो तंबू लगे हुए थे वो पूरी तरह से जला दिए गए और करीब 1 से 2 घंटे तक यहाँ पर जमकर उत्पात मचाया गया था। बताया जा रहा है कि 700 से 800 आदिवासी समाज के जो लोग थे वो युवा यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस ने काफ़ी कोशिश उन्हें रोकने की लेकिन जो मामला है वो लगातार बढ़ता गया और उसके बाद में आप देखिए स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर होती गई। जो पथराव किया गया उस पथराव में भी उदयपुर के एक स्थानीय चैनल के पत्रकार के सिर पर गंभीर चोटें आई। उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया जहां पर उसके सिर पर टाके आए हैं। उसके अलावा पुलिस पर भी पथराव किया गया और जवाबी कार्रवाई करते हुए जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार पुलिस ने हवाई फायर भी किया था, आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे और जो भीड़ यहाँ पर मौजूद थी उसे खदेड़ने की कोशिश की थी। इस समय आप देखिए कि दमकल की गाड़ियाँ भी यहाँ मौजूद है क्योंकि जहाँ आग लगी थी वहाँ पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, अभी भी की जा रही है। तो अभी स्थिति यहाँ पर नियंत्रण में है लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। जो उपद्रवी थे उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया और सूचना के अनुसार पुलिस ने करीब 20 से ज़्यादा उपद्रवियों को डिटेन किया है और भी पुलिस की जो टीमें अलग अलग जगह पर दबिश दे रही है और जो दूसरे उपद्रवियों उनकी तलाश कर रही है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और सीधा रुख करेंगे सहयोगी कपिल श्रीमाली का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और आप देखिए कि यहाँ पर जो उपद्रव हुआ है उसके बाद की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए, ये मछली ठेकेदार के वो तंबू थे जिन्हें उपद्रवियों ने आग के हवाले किया था और अब आप देखिए कि पूरी तरह से जलकर ये राख हो चुके हैं। तकरीबन 10,000 से ज्यादा प्लास्टिक के कैरेट यहाँ पर थे जिसमें मछली निकालने के बाद में भरी जाती थी, वे यहाँ पर जल चुकी है। उसके अलावा आप देखिए जो यहाँ के जो स्थिति, यहाँ का जो मंजर है उसे देखकर साफ समझा जा सकता है कि कितना भयावह मंजर रहा होगा जब आदिवासी समाज के हजारों, सैकड़ों, हजारों युवा जो है उन्होंने एकदम से यहाँ पर धावा बोला था और
यहाँ ये सारे मछुआरे आप देख सकते हैं, ये सभी मछुआरे जो उस समय यहाँ पर मौजूद थे, ये यहाँ से उस समय पानी के अंदर भागे और अपनी जान बचाई है। देखिए यहाँ पर जो एक वीडियो वायरल हुआ था, एक बताया जा रहा है कि एक मछली ठेकेदार द्वारा एक युवक के साथ मारपीट का, जो कि तकरीबन 8 से 9 महीने पुराना वीडियो है, वो वीडियो वायरल हुआ था। और उस वीडियो वायरल होने के बाद में ये जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ है वो घटित हुआ है। आदिवासी समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया था और उसके बाद में एक मीटिंग की गई और ये अचानक से इस स्थान पर धावा बोल दिया गया। हमारे साथ में कुछ जो मछुआरे हैं वो उनसे बात करेंगे, किस तरह की घटना घटित हुई थी यहाँ पर। सर हम लोग खाना बनाकर बैठे थे, हम लोग पता चला कि वहाँ पर पाल के पास मीटिंग है, तो मीटिंग जैसे हुआ नहीं हुआ वहाँ से फिर वो लोग चले आए। हम लोग बैठे थे, गेट दरवाजा खड़काए, देखे, उन सब भाग गए। पुलिस भी थी, पुलिस भी बात कर रहा था, नहीं माने, हम लोग पानी में भागे, आए वो सब जला करा कर दिए हैं। अच्छा, फायर भी हुआ था क्या? हाँ, फायर हुआ था, लेकिन ये नहीं पता था कि पुलिस वाला कर रहे हैं कि गांव वाला कर रहे हैं, ये नहीं पता था। कितने फायर हुए थे? चार पांच हुआ था। अच्छा, जब लोग आए तब किस तरह की स्थिति थी यहाँ पर? यहाँ पर कोई नहीं था, लोग आया था, पुलिस थी और हम लोग था, हम लोग भाग गए हैं। यहाँ पर कोई नहीं आम थी। दिनों में भी क्या आपस में तनातनी की स्थिति रहती है? ये आप लोग कैसे भागे यहाँ से? जब एकदम नाव पर चार पांच आदमी बैठकर एक नाव पर हम लोग भाग गए हैं। 4-5 एक नाव पर बैठते हैं और भाग गए। सब सामान छोड़ दिए, बैग वोग पैसा वैसा जो थोड़ा मोड़ा पैसा भी, कपड़ा सपड़ा सब छोड़ दिए हैं, सब जल कर राख हो गए, कुछ नहीं बचा है। जो शरीर पर कपड़ा बचा हुआ है वही बचा हुआ है। देखिए ये वीडियो का तकरीबन 2 दिन पहले वायरल हुआ था और वीडियो वायरल होने के बाद में अगर हम स्थिति की बात करेंगे तो जो गुप्तचर एजेंसियां थी उन्होंने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दे दी थी कि आज यहां पर आदिवासी समाज के हजारों लोगों की एक मीटिंग होने वाली है और मीटिंग के बाद में पुलिस को अलर्ट पर रहना चाहिए क्योंकि स्थितियां सामान्य से बिगड़ सकती है। उसके बावजूद यहां पर जो पुलिस का जाब्ता था वो बेहद कम था। ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि पुलिस इस घटनाक्रम को होने से पहले कंट्रोल में नहीं कर पाई और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो उपद्रवी थे उन्होंने तबाही मचाई और घटना घटित होने के बाद में जरूर पुलिस की बड़ी टीम यहाँ पर पहुंची। खुद अगर हम बात करें उदयपुर रेंज के आईजी हिंगलाज दान, डिविजनल कमिश्नर राजेंद्र मनोज कुमार, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, हिसाब से कि हवाओं में अभी भी तनाव तो है और इस बात की भी आशंका बनी हुई है कि दोबारा उपद्रव की स्थिति बन सकती है या हमले की स्थिति बन सकती है, तो उसे कंट्रोल रखने के लिए कोई खास व्यवस्था आपके आसपास में नहीं देख पा रहा हूं ग्राउंड जीरो पर। वरना वो बनने से बच सकता था। जी सुन पा रहे हैं मुझे कपिल? लगता है कपिल तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। बहरहाल आपने सुना जो लोग वहां पर थे वो किस तरह से डर गए और जान बचाकर किस तरह से नाव पर बैठ के भागे, अपना सारा सामान, रुपया, पैसा जो कुछ भी था उसे वहीं पर छोड़कर। उनका कहना है कि फायर भी हुआ लेकिन वो किस तरफ से किया गया ये उन्हें नहीं पता है। जो लोग आए थे हमला करने उन लोगों ने फायर किया या फिर पुलिस ने किया ये वो नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि जाहिर तौर पर जैसे ही हमला हुआ उनकी पहली प्राथमिकता यही थी किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे, वही उन्होंने किया है। खास बात यह है कि जो वीडियो वायरल हुआ जिससे समाज आक्रोशित है वो वीडियो 9 महीने पुराना बताया जा रहा है और 2 दिन से वायरल था। चलिए बढ़ते हैं आगे। जोधपुर में आगजनी की खबर है, खड़े टेंपो में आग लगा दी गई। उस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आप अपने टीवी स्क्रीन पर वो सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे हैं। एक टेंपो खड़ा हुआ है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, और उसे किस तरह आग के हवाले किया गया, आगजनी की गई, ये आपके टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वो शख्स जो कि इन तस्वीरों में नजर आ रहा है उसने बेहद इत्मीनान से इस टेंपो को आग के हवाले किया और उतने ही इत्मीनान से फिर चलते हुए वहां से चला गया, मानो किसी का कोई खौफ उसके भीतर नहीं था। और इधर जयपुर में सीएचए का धरना आज भी जारी है। आज धरने का 50वां दिन है। शहीद स्मारक पर सीएचए इसको धरना देते हुए आज 50वां दिन है। कुछ ही देर में सीएचए मीडिया से मुखातिब होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे और जो आगे की रणनीति उन्होंने बनाई है आंदोलन की उस संबंध में जानकारी देंगे।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले दिन से अब तक लगातार सीएचए शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। आज 50वां दिन है इनके धरने का। लेकिन अच्छा, खास बात यह भी है कि लंबे वक्त तक सरकार से ये आर पार के मूड में नहीं थे। इन्हें ये लगता था कि सरकार सुनेगी, इनकी मांगों पर ध्यान देगी और सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इनके पक्ष में कोई फैसला लेगी। लेकिन जब ऐसा होते नहीं देखा तो अब धीरे धीरे उग्र आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उन्होंने कहा कि उन्हें जनसंघ से बीजेपी तक के पार्टी के इस विस्तार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा, जनसंघ से लेकर हमारी जो यात्रा शुरू हुई और जो बीजेपी के रूप में फली फूली पार्टी के स्वरूप को, उसके विस्तार को देखते हुए गर्व तो होता ही है, लेकिन इसके निर्माण में खुद को खपाने वाली पार्टी की सभी विभूतियों को मैं आज नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना परिवारवाद की राजनीति को ही प्रमुखता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ये परिवारवादी पार्टियां आज भी देश को पीछे ले जाना चाहती हैं। और खास करके जब राजस्थान में आप बैठे हैं तो शायद वहां भी कोई ये कहावत जरूर आपके कान पर पड़ेगी। राजस्थान में अक्सर एक कहावत कही जाती है, अम्बर को तारो हाथ से कोनी टूटे। यानी आसमान का तारा हाथ से नहीं टूटता है। साथियों, ये कहावत अपनी जगह पर सही है और इसलिए हमें ये भूलना नहीं है कि हमारा लक्ष्य आसमान जितना ऊंचा है इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो उसे प्राप्त जरूर करेंगे। हमें ये याद रखना है कि परिवारवाद की राजनीति में, उस राजनीति से विश्वासघात खाने वाले देश के युवाओं का विश्वास सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही लौटा सकती है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद से ही वंशवाद और परिवारवाद ने देश का कितना भयंकर नुकसान किया है। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बना करके देश का बहुत मूल्यवान समय बर्बाद किया है। हमने अपने पूर्वजों की ज्ञान शक्ति पर भरोसा किया है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। हम जब जानते हैं कि पूज्य महात्मा गांधी, पूज्य बापू आजाद भारत में स्वावलंबन आधारित नीतियों को देखना चाहते थे, लेकिन दशकों तक सिर्फ गांधी जी का नाम ही लिया गया, काम बिल्कुल उनके विजन के विपरीत किया गया। वो देश में स्वावलंबन चाहते थे, लेकिन भारत को पॉलिसी से लेकर प्रैक्टिस तक विदेशों पर निर्भर बना दिया गया। अब आज देश देख रहा है कि भाजपा सरकारों के समय स्थितियां कैसी तेजी से बदल रही है। देश की जनता की आशा आकांक्षा हमारा दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। आजादी के इस अमृत काल में देश अपने लिए अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय कर रहा है। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय करने का, उनके लिए निरंतर काम करने का। देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं हमें वो पूरी करनी है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं
हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है, परास्त करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। और मोदी के संबोधन से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। कहा, गहलोत सरकार के कुशासन के कारण राजस्थान बदनाम हो रहा है। राजस्थान का अपना गौरव है, राजस्थान का अपना वैलर है और जिसे कहते हैं देशभक्तों की भूमि, ये धर्म भूमि, कर्म भूमि, यह भूमि आज गहलोत सरकार में जिस तरीके से कुशासन चल रहा है और जिस तरीके से राजस्थान का नाम उनके गहलोत सरकार के कुशासन के कारण बदनाम हो रहा है, इस विषय के लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक उपकरण के रूप में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ऐसी सरकार के कारनामों को उजागर करते हुए और उनको आगे बताते हुए यहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इसके लिए भी हम इस प्रण को लेकर के आगे चलेंगे। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा, प्रदेश में कुशासन और जंगल राज है, विकास ठप हो गया है, राजस्थान विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। अब यह बीजेपी की जिम्मेदारी है कि प्रदेश में अंतिम व्यक्ति तक विकास की गंगा पहुंचे। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर, सर राजस्थान की धरती पर बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? पूरी देश की प्रगति के अंदर, देश की मजबूती के अंदर राजस्थान का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और ये जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश भर से भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पदाधिकारी हमारे राजस्थान और जयपुर में आए हुए हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। पूरे देश के अंदर एक सेवा भाव का माहौल रहे। हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है अंत्योदय का, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, उसी के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके लिए संगठन में एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है और संगठन में आपस में बैठ के चर्चा की जरूरत होती है। इसीलिए यहाँ पदाधिकारी सभी आए हुए हैं। सर, बीजेपी के बड़े बड़े नेता राजस्थान से हैं, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं है। क्या बड़ी चुनौती है अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए? अफसोस की बात यह है कि राजस्थान के अंदर कुशासन हो रहा है, जंगल राज है, सरकार के नाम पे जीरो है, सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता हो रही है, उससे राजस्थान पिछड़ गया है। ये एक चिंता की विषय है और ये दुख की बात है। बीजेपी के महामंथन पर सीएम के तंज पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया। शेखावत ने कहा, कांग्रेस के लिए चिंतन लेपर्ड सफारी था, जिसके परिणाम इस्तीफे के रूप में आ रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी की कार्यप्रणाली को गहलोत और कांग्रेस नहीं समझ पाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति को शायद गहलोत साहब समझ नहीं पाए, न गहलोत साहब समझ पाए, न कांग्रेस पार्टी समझ पाई। इसीलिए वो किनारे पे खिसकते खिसकते अब 2 प्रदेशों में रह गई है। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार चिंतन शिविर किया। चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह का आमोद प्रमोद हुआ, चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह के वहाँ 2 दिन बिताए गए, ये सबके सामने है। मेवाड़ की पवित्र धरती पर 2 दिन रहने के बावजूद भी न मुख्यमंत्री की पार्टी के सारे सीनियर लोग, किसी ने भी जाकर के महाराणा प्रताप की मूर्ति पर 2 पुष्प चढ़ाने की भी तकलीफ नहीं की। उनके पास में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि करने का समय नहीं था और जो है जंगल में सफारी करने का समय इन सबको मिला था। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने के बाद वन्य जीव विभाग अभ्यारण्य में बाघिन लाने की तैयारियां तेज कर चुका है। अभ्यारण्य में टाइगर T115 के आने के बाद जल्द ही बाघिन आएगी। ये अभ्यारण्य बूंदी जिले में अरावली की पर्वत श्रृंखला के बीच निकल रही मेज नदी और सघन वन के 307 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को 1982 में वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, जिसके बाद 1985 से बाघों की संख्या घटने का सिलसिला शुरू हुआ। 1999 में बाघ विलुप्त हो गए, लेकिन अब राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर इसे देश का 52वां और प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया है।
का है तो इसके हिसाब से जंगल की यहाँ की आबोहवा भी चेंज होगी, वन्य जीवों की संख्या में इजाफा होगा और वन्य जीवों की संख्या और प्रकृति को देखने के लिए टूरिस्ट वगैरह आएंगे। तो टूरिस्टों के लिए वैसे बूंदी में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, फिर भी टाइगर के लिए भी एक नया क्षेत्र मिल गया है देखने के लिए। अजमेर जिले की नसीराबाद नगर पालिका अध्यक्ष शारदा मित्तलवाल के खिलाफ सभी पार्षदों ने एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के साथ मूलभूत समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने और पार्षदों की उपेक्षा का आरोप लगाया। नगर पालिका नसीराबाद के सभी पार्षदगण जिला कलेक्टर महोदय को नसीराबाद नगर पालिका अध्यक्ष शारदा गोमा मित्तलवाल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन लेके आए हैं और अभी हम ये ज्ञापन देने जा रहे हैं। नगर पालिका क्षेत्र के अंदर विकास एक प्रतिशत भी नहीं हुआ है, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है, 2.5 साल से साधारण सभा नहीं हुई है। जब अपना बोर्ड है, अपनी सरकार है, फिर क्या कानून क्या कायदे, हमारी मर्जी, हम चाहे जो करें। यही हो रहा है सागवाड़ा में। दरअसल वर्तमान सागवाड़ा नगर पालिका ऑफिस शहर के बीचों बीच है, इसलिए जनता के लिए उपयुक्त और सुविधायुक्त भवन में पिछले 15 सालों में बोर्ड ने लाखों रुपए के निर्माण कार्य करवाए, लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने इस भवन को गिराकर कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया। भारी विरोध हुआ, लेकिन नरेंद्र खोडनिया ने भवन को गिराने का काम शुरू कर ही दिया। नगर पालिका कार्यालय अपने भाई और कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया के सुरभि कॉम्प्लेक्स की 3री मंजिल पर शिफ्ट कर रहे हैं। इसके लिए पालिका अध्यक्ष ने टेंडर प्रक्रिया पूरी करते हुए अपने भाई को भवन का किराया देना भी तय कर दिया। इसे लेकर बीजेपी विरोध कर रही है। अभी 50-60 तक कुछ नगर पालिका कुछ नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति है। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र भाई खोडनिया, इन्होंने अपनी हठधर्मिता के कारण से बिना कुछ नियम कानून के दूसरी जगह चिन्हित भी नहीं और वहाँ न कोई नया भवन निर्माण किया, बावजूद इन्होंने उस पुराने भवन को तोड़ने का काम कर दिया और उसके कारण से बड़ी तकलीफ है। उनकी सोच बिल्कुल निंदनीय सोच है। वो पूरी तरह से विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि इनका विरोध करना, विकास के कार्यों में हमेशा अड़चन पैदा करना। अभी हमने ईओ नगर पालिका सागवाड़ा से रिपोर्ट मंगवाई है और वो रिपोर्ट आने के बाद में जो भी आगे कार्रवाई होनी है वो निश्चित की जा सकती है और बाकी जो है वो रिपोर्ट एक बार आ जाती है तो उसके बाद हम आगे की कार्रवाई डिटरमाइन कर देंगे। जोधपुर हाईकोर्ट में अमन चोपड़ा मामले में सुनवाई हुई। एक बार फिर जांच में सहयोग के लिए उन्हें डूंगरपुर आना होगा। 27 मई को सुबह 11 बजे से 5 बजे तक उन्हें जांच में सहयोग करना है। 8 जुलाई को मामले में फिर सुनवाई होगी। तब तक अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। मई पे अमन चोपड़ा को फिर से बिचीवाड़ा थाने में प्रस्तुत होना पड़ेगा। 11 बजे से 5 बजे तक का टाइम मुकर्रर किया गया है। पिछला जो पूर्वादेश था कि बिचीवाड़ा थाने की एफआईआर के अंदर अरेस्ट पे स्टे और यदि कोई और एफआईआर लॉन्च होती तो उस पे भी स्टे वो बदस्तूर जारी रखा गया है 8 जुलाई तक। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया। उन्होंने ये कहा कि अमन चोपड़ा से जब पूछताछ की गई तो उनसे कई सवालात प्रोग्राम के बनाए जाने के बारे में पूछे गए। उन्होंने ये बताया कि एक्सटेम्पोर प्रोग्राम होता है क्योंकि ये पैनल डिस्कशन होता है, लाइव प्रोग्राम होता है। और उन्होंने ये बताया कि भाई इसके अंदर जो कोई स्क्रिप्टेड प्रोग्राम नहीं होता, जिसमें कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं होता है और इसके अंदर जो भी कार्रवाई होती है या जो मेरा काम मॉडरेटर का होता है और मैं उस समय पे उसको एक्सटेम्पोर ही उसको चलाता हूँ। तो जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का ये व्यू है कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम इतने बड़े चैनल के ऊपर जो है एक व्यक्ति जो है अपनी खुद की सूझबूझ से नहीं चला सकता, ऐसा उनका मानना है। तो इसके लिए जो है उन्होंने कहा है कि हम और पूछना चाहते हैं कि इसमें और कौन कौन प्रोग्राम के प्रोडक्शन के अंदर या आइडिया के अंदर या कॉन्सेप्ट के अंदर और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। और सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर बीजेपी मीडिया से मुखातिब है। एक जो वक्तव्य 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसको लेकर सभी ने जो पारित किया उसमें प्रायः ये बात कही गई है कि 2014 में 30 साल बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत इस देश की जनता ने दिया और 2019 में
दोबारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 282 से 303 तक भाजपा की जो बढ़त हुई, उसके बाद जो पिछले 3 साल में, उसके पहले के 5 साल में जो काम चलता आया, उसको आगे लेकर ये सरकार जब चली, तब उसमें मुझे लगता है प्रायः जिन बातों का स्वाभाविकता लोगों में चर्चा, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसकी बात ज़्यादा चली। इसमें सेल्फ रिलायंस, डिग्निटी, एंटरप्रेन्योरशिप की बात, जो स्वाभाविकता यहाँ जिसकी आवश्यकता थी, और उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपना क्रम ऊपर चलता गया। आत्मनिर्भर भारत की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही, जिसका स्वागत देश की युवाओं ने विशेषकर ज़्यादा मात्रा में किया। किसानों को लेकर भी प्रधानमंत्री किसान योजना, उसके आर्थिक नियोजन, इन सब के कारण किसानों के विषय में लेकर जो पिछले 3 साल में विशेष और उसके पहले के 5 साल में कि एग्रो प्रोडक्टिविटी पर जो एक उसका परिणाम दिखा, एक पॉजिटिव परिणाम दिखा, उसकी भी सराहना इस वक्तव्य में की गई। और किसान क्रेडिट कार्ड और मछुआरों के लिए भी इसके एक अलग रिजल्ट्स दिखाई दिए, और उसका स्वाभाविक परिणाम वहाँ के किसान और मछुआरों के बीच एक पॉजिटिव दिखाई देता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के द्वारा गरीब लोगों को स्वास्थ्य के लिए जो दिक्कतें वो फेस कर रहे थे, उससे कुछ उनको राहत जो मिली, उसका भी एक, जब हमारे देशवासी है, कार्यकर्ता है, जब जाकर मिलते हैं तो लोगों से जो फीडबैक आता है, और विशेषतः कोरोना के कार्यकाल में इसका आयुष्मान भारत की योजना हो या मेडिकल की बाकी स्कीम्स हो, इसका लाभ मिलते हुए जो देखा, उसका भी एक स्वागत सब जगह पर हो रहा है। शिक्षा हो, इनोवेशन हो, रिसर्च हो, इसको लेकर बात हुई। विशेषकर जो नई शिक्षा नीति आई और उसमें जो भारतीयत्व की बात, और उसके साथ साथ विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ टाइप की बात जो हुई है, तो उस कारण इस शिक्षा क्षेत्र को एक गति प्राप्त आगे चलकर होने वाली है। जन आधार योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इन सब चीज़ों से कोरोना कार्यकाल में अगर 6,000 रुपया किसी के खाते में जमा है तो 6,000 रुपया जमा है। कहीं सरकारी व्यवस्था में उसका करप्शन नहीं, कुछ नहीं, जितना पैसा उस व्यक्ति के नाम पे निकाला उतना ही पैसा पहुंचा। राजीव गांधी जी की जो थियोरी थी कि 100 रुपया भेजा तो 15 रुपया पहुंचता है, ये न होते हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स और इस सब जनधन अकाउंट और इस योजना से पूरा लाभ टैक्स के द्वारा आम व्यक्ति जो अपना पैसा सरकार को देता है, उस पैसे का दुरुपयोग पूरी तरह से मैं मानता हूं कि रुक गया। राजनीति पार्टियों के द्वारा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।